मैं एक गांव का मशहूर रसोइया था। पूरे इलाके में मेरे हाथ के खाने की तारीफ होती थी। लेकिन एक दिन गांव के प्रधान ने ही लोगों को उकसाकर मेरा चूल्हा तुड़वा दिया। वजह सिर्फ इतनी कि मैं दावत में महंगी चीजें इस्तेमाल करता था, जैसे समुद्री मछली और खास सामान, और हर टेबल का दाम 250 रख दिया था। गाँव वालों को ये कीमत ज्यादा लगी। प्रधान ने सबके सामने मुझे एहसान फरामोश कहा। उस दिन के बाद मैंने फैसला कर लिया कि अब खाना नहीं बनाऊंगा। अगले दिन मेरा चूल्हा बिल्कुल ठंडा पड़ा रहा। दरवाजे पर मैंने एक लाल कागज चिपका दिया जिसमें लिखा था कि अब मैं काम बंद कर रहा था और आगे कोई दूसरा रसोइया बुला लिया जाए। लेकिन मेरा बचपन का दोस्त वांग गॉर्डन बार बार दरवाजा पीटने लगा। वो जोर से आवाज लगाता रहा कि दरवाजा खोला जाए। उसे पता था मैं अंदर ही था। मैंने दरवाजा नहीं खोला और अंदर से ही पूछा कि क्या उसने बाहर लगा कागज नहीं देखा। वांग गॉर्डन ने गुस्से में वो कागज फाड़ दिया और पूछने लगा कि मैं ये क्या कर रहा था। उसने याद दिलाया कि उसके पिता के 70वें जन्मदिन की दावत पहले से तय थी और मैं ही उसे बनाने वाला था। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि अब किसी और को बुला लिया जाए। वो बोला कि पूरे गांव में मेरे जैसा कोई नहीं, और उसने पैसे भी दे दिए थे। मैंने कहा कि पैसे वापस मिल जाएंगे, वो भी दोगुने। दरवाजे के बाहर कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उसने कहा कि मेरा गुस्सा प्रधान से था तो उसमें उसे क्यों शामिल किया जा रहा था। उसने बचपन की दोस्ती याद दिलाई। मैं अंदर से पैसे लेकर आया और उसे 2000 रुपए दे दिए। बताया कि 1000 एडवांस था और 1000 माफी के तौर पर। उसने पैसे लेने से मना कर दिया और पूछने लगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। मैंने कहा कि अब मुझसे ये काम नहीं होगा। उसने कारण पूछा तो मैंने सीधे प्रधान की बातों की तरफ इशारा किया। फिर मैं उसे आंगन में ले गया और वो सारा सामान दिखाया जो उसके पिता की दावत के लिए जुटाया गया था। महंगी मछली, बढ़िया मांस, देसी मुर्गा और पहाड़ी चीजें, हर चीज बड़ी मेहनत से लाई गई थी। मैंने समझाया कि हर टेबल का सिर्फ 200 लिया जा रहा था, जिसमें 10 तरह के पकवान बनते थे। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं था, बल्कि पुराना रिश्ता निभाना था। लेकिन अब वही रिश्ता टूट चुका था। वांग गॉर्डन चुप खड़ा रहा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे मेरी बात समझ आ गई थी। गांव वाले हमेशा कम पैसे में सबसे अच्छा खाना चाहते थे। मैं भी अपनी मेहनत और पहचान के दम पर कम खर्च में बढ़िया दावत तैयार करता था। लेकिन अब थोड़ा सा दाम बढ़ाने पर मुझे लालची कह दिया गया। मैंने साफ मना कर दिया कि अब उसके घर का काम नहीं करूंगा। उसने आखिरी बार मनाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने फैसले पर अड़ा रहा। आखिर में वो बिना पैसे लिए ही वापस चला गया। मैं दरवाजा बंद करने ही वाला था कि तभी प्रधान की पत्नी झांग चुई हुआ अंदर आ गई। उसने आते ही कहा कि अगले महीने उसके मायके में शादी थी और मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। मैंने सीधे मना कर दिया। वो गुस्से में बोली कि मैं घमंडी हो गया था और उसका पति गाँव के भले के लिए ही ऐसा कर रहा था। मैंने पलट कर पूछा कि क्या बिना पैसे दिए अच्छा खाना खाने की आदत को सही माना जा रहा था। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप पड़ गई। फिर बोली कि मेरे बिना भी गांव में बहुत रसोइये मौजूद थे। मैंने बिना कुछ कहे उसे जाने का इशारा कर दिया। वो गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। आखिरकार वांग गॉर्डन ने गांव के दूसरे रसोइये एरपांग को बुला लिया। एरपांग पहले मेरे यहाँ काम करता था। उसने थोड़ा बहुत काम सीखा था, लेकिन असली हुनर उसके पास नहीं था। अब वो सस्ते में दावत बनाकर काम चला रहा था। उसकी कुकिंग बस नाम की थी, स्वाद में कोई खास बात नहीं होती थी। उसी दिन गाँव के लाउडस्पीकर पर ऐलान किया गया कि वांग गॉर्डन के पिता का जन्मदिन पहले की तरह उसी जगह मनाया जाएगा, लेकिन अब खाना एरपांग बनाएगा और वो सस्ता भी पड़ेगा। गांव वाले भी आपस में बात करने लगे कि सस्ता मिल रहा था तो वही सही था। कुछ लोग कह रहे थे कि एरपांग का खाना चल जाता था, बस तेल और नमक थोड़ा ज्यादा होता था। किसी ने कहा कि कम से कम वो मुझसे 50 रुपए सस्ता था। ये सारी बातें धीरे धीरे मेरे आंगन तक पहुंच रही थी, लेकिन मैंने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने आंगन में रखा सारा सामान गांव के कुछ बूढ़े और अकेले रहने वाले लोगों में बांट दिया। फिर वो दिन आ गया जब वांग गॉर्डन के पिता की दावत रखी गई थी। पूरे गाँव में ढोल नगाड़े बज रहे थे। दावत की जगह मेरे घर के ठीक बाहर वाले मैदान में रखी गई थी। बस एक दीवार का ही फासला था। मैं अंदर बैठा सब कुछ साफ साफ सुन पा रहा था। एरपांग रसोई में खड़े होकर जोर जोर से निर्देश दे रहा था। कभी कहता ज्यादा तेल डालो, कभी कहता मछली सीधे उबाल दो, तलने की जरूरत नहीं। थोड़ी ही देर में अजीब सी गंध हवा में फैलने लगी। तेल और कच्चेपन की मिली जुली बदबू मेरे आंगन तक पहुंच गई। उधर मेहमानों ने खाना शुरू किया। कुछ लोगों ने प्लेट में खाना देखते ही सवाल उठाए कि रंग इतना काला क्यों लग रहा था। किसी ने मांस देखकर कहा कि वो कोयले जैसा दिख रहा था। लोगों ने सोचा पहले छक्कर देखा जाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने खाना चखा माहौल एकदम बदल गया। कुछ लोग बदबू की शिकायत करने लगे। कुछ ने जोर से पूछना शुरू कर दिया कि खाना बनाना आता भी था या नहीं। देखते ही देखते पूरी दावत का माहौल बिगड़ गया। कुछ ही देर में माहौल अजीब सा शांत हो गया। फिर अचानक शोर उठ गया। किसी ने कहा खाने से बदबू आ रही थी। कोई चिल्लाया ये खाना बनाया किसने। पूरा माहौल बिगड़ गया। मेहमानों ने खाना छोड़ दिया, कोई गुस्से में, कोई हैरान। मैं चुपचाप दीवार के पास गया और बाहर झांका। हर टेबल पर खाना पड़ा था, लेकिन कोई खा नहीं रहा था। सिर्फ कुछ बच्चे जिज्ञासा में प्लेट छेड़ रहे थे। तभी वांग गॉर्डन गुस्से में एक प्लेट उठाकर रसोई में गया और उसे जमीन पर दे मारा। उसका गुस्सा फट पड़ा। वो एरपांग पर टूट पड़ा और उसे मारने लगा। ये देखकर लोग भी उठ खड़े हुए। कुछ झगड़ा छुड़ाने लगे,
कुछ गालियां देने लगे और कुछ वहां से ही निकल गए। जन्मदिन की दावत पूरा तमाशा बन गया। प्रधान लियू छुएनफू लाउडस्पीकर लेकर लोगों को शांत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। तभी एक औरत एक प्लेट लेकर उसके सामने आई। मांस पूरी तरह जला हुआ पड़ा था। प्रधान का चेहरा उतर गया, वो कुछ बोल नहीं पाया। आखिर में दावत खराब माहौल में खत्म हो गई। वांगगुडन का परिवार पूरे गांव में मजाक बन गया। एरपांग गुस्से में कसम खाकर चला गया कि अब वो गांव में कभी खाना नहीं बनाएगा। उस घटना के बाद गांव में अच्छे रसोइयों की कमी पड़ गई। अगले महीने झांग चुईहुआ के मायके में शादी थी। अब सबको चिंता होने लगी। उसी रात मेरे घर का दरवाजा फिर से खटखटाया गया। इस बार सामने खुद प्रधान लियू छुएनफू खड़ा था। उसके साथ वांगगोडन और गांव के कई बुजुर्ग थे। अंदर आते ही उसने नरमी से बात शुरू की। बोला, उस दिन गलतफहमी हो गई थी, उसने ज्यादा पी ली थी और बात बढ़ गई। मैंने साफ कहा, वो बात दिल में बैठ गई। उसके चेहरे की मुस्कान वहीं रुक गई। साथ आए बुजुर्ग बीच में बोले, सब एक ही गांव के लोग, बात बढ़ाना ठीक नहीं। किसी ने कहा, प्रधान ने जो किया गांव के भले के लिए किया। मैंने सीधा पूछा, असल दिक्कत ये थी ना कि अब पहले जैसा सस्ता और अच्छा खाना नहीं मिल रहा। सब चुप। तभी वांगगोडन आगे आया। उसने माना गलती उसकी भी थी। उसे मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। अपने पिता की खराब दावत पर उसे अफसोस था। प्रधान ने बात संभाली और बोला, गलती सबकी, लेकिन कमी सबसे ज्यादा मेरी। फिर सीधा बोला, वो चाहते थे कि मैं फिर से काम शुरू करूं। झांग चुईहुआ ने शादी की बात दोहराई और दावत की जिम्मेदारी मुझे देने को कहा। बाकी लोग भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, इस बार दाम तुम्हारे हिसाब से तय होंगे। उन्हें लगा मैं मान जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने साफ मना कर दिया, अब किसी और को बुलाओ। ये सुनते ही प्रधान भड़क गया। ऊंची आवाज में बोला, इतने लोग खुद बुलाने आए, फिर भी मना कैसे कर सकता। उसने धमकी दी, अगर नहीं माना तो गांव में रहना मुश्किल कर देंगे। मैंने उसकी आंखों में देखकर पूछा, इस बार घर भी तोड़वाओगे? वो वहीं चुप। बाकी लोगों के चेहरे भी उतर गए। कुछ बुजुर्ग फिर समझाने लगे, बात इतनी आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। मैंने पूछा, जब मेरा चूल्हा तोड़ा गया था तब किसी ने ये क्यों नहीं सोचा? सबके पास जवाब नहीं था। मैंने साफ कहा, पहले वाली बात खत्म, अब काम मेरे नियमों पर। सब सन्न। वांगगोडन कुछ कहना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। अब उन्हें समझ आ गया मैं बदल चुका था। मैंने सीधा कहा, अब 1000 रुपए प्रति टेबल लगेंगे। सब चौंक गए। किसी ने गुस्से में कहा, ये तो लूट। मैंने जवाब दिया, ये मेरी मेहनत की कीमत। पहले रिश्ते की वजह से सस्ता मिलता था, अब वही दाम नहीं मिलेंगे और गाँव वालों के लिए दाम डबल, 2000 प्रति टेबल। इसके बाद मैंने आखिरी शर्त रखी, जिन लोगों ने मेरा चूल्हा तोड़ा था वो घर घर जाकर माफी मांगेंगे। एक भी घर छूटा तो मैं हमेशा के लिए काम बंद। ये सुनकर सबके चेहरे उतर गए। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर आ गया। बाहर खड़े लोग वहीं खड़े रह गए जैसे जमीन खिसक गई हो। अगले दिन पूरे गांव में यही बात फैल गई। कोई बोला मैं पागल हो गया, कोई बोला हद पार कर दी। मैंने किसी की नहीं सुनी। पुराना चूल्हा तोड़ दिया और नया बड़ा मजबूत चूल्हा बनवाया। नए बर्तन और सारा सामान भी खरीद लिया। उधर शादी की तारीख पास आती गई और उधर उनकी परेशानी बढ़ती गई। आखिर में उन्होंने बाहर से रसोइये बुलाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी कीमत और मेरे खाने के बारे में सुना, सबने मना कर दिया। सीधा जवाब उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। ये सुनकर प्रधान का चेहरा उतर गया। उसी शाम वांगगोडन फिर से मेरे दरवाजे पर आया। वांगगोडन इस बार हाथ में 2 बोतल शराब लेकर आया। काफी देर आंगन में खड़ा रहा, फिर धीरे से बात शुरू की। बोला वो माफी मांगने आया था। इतना कहकर वो सीधे चूल्हे के सामने घुटनों पर बैठ गया और 3 बार सिर झुकाकर माफी मांगी। उसने माना उस दिन गलती उसकी थी। उसे मुझ पर भरोसा करना चाहिए था, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए था। अपने पिता की खराब दावत पर उसे अफसोस था। उसने साफ कहा वो सिर्फ माफी मांगने आया था, मनाने नहीं। फिर उसने जेब से 2000 रुपए निकाले और मेरी तरफ बढ़ा दिए। बोला ये नुकसान की भरपाई थी, भले पूरी नहीं थी। मैंने कहा चूल्हा तोड़ने वाला वो नहीं था। उसने सिर झुका लिया। फिर बोला रोक भी नहीं पाया, इसलिए बराबर का जिम्मेदार। फिर उसने एक और बात कही, आगे कोई भी मेरे खिलाफ बोलेगा तो सबसे पहले वो सामने खड़ा होगा। पैसे और शराब वहीं रखकर वो बिना कुछ बोले चला गया। उसके जाते ही थोड़ी देर बाद कुछ और लोग आए। ये वही युवक थे जिन्होंने चूल्हा तोड़ा था। सब सिर झुकाकर आए, आंगन में घुटनों पर बैठ गए और माफी मांगने लगे। बोले उस दिन बहक गए थे, बड़ी गलती हो गई। मुझे साफ समझ आ गया ये माफी दिल से नहीं, मजबूरी में। मैंने पूछा सबने माफी मांग ली? उन्होंने तुरंत हाँ कहा। मैं अंदर जाने लगा, तभी एक ने हिचकिचाकर पूछा झांग चुईहुआ की शादी का क्या होगा? मैंने साफ कहा जिसने हाथ लगाया था सबको आना पड़ेगा। फिर पूछा प्रधान और उसकी पत्नी कहाँ? उन्होंने कहा बड़े लोग, सामने आने में शर्म आ रही। मैंने ठंडे स्वर में कहा शर्म आ रही तो आने की जरूरत नहीं, मैं भी काम नहीं करूंगा। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। आखिर में शादी सादगी से निपटाई गई। सुना पास के कस्बे के छोटे होटल में दावत हुई, जगह कम, खाना साधारण, पूरा माहौल फीका पड़ गया। इस घटना के बाद गांव वालों का नजरिया बदल गया। पहले जो हल्के में लेते थे
अब दूरी बनाने लगे, थोड़ा डर भी दिखने लगा। उधर मैंने अपना रास्ता तय कर लिया। मैंने शहर वाले दोस्त को फोन किया जो खाने के काम में था, उसे अपनी प्लान बताया। उसने साफ कहा ये पहले करना चाहिए था, इतना हुनर गांव में सस्ते में नहीं देना चाहिए। उसने मदद का भरोसा दिया और नए ग्राहक ढूंढने लगा। कुछ दिनों बाद एक काली लग्जरी गाड़ी गांव में आकर रुकी। पूरे गांव में हलचल मच गई। गाड़ी से कुछ लोग उतरे, साफ सुथरे कपड़ों में। उनमें से एक मेरा पहला बड़ा ग्राहक था। वो सीधे मेरे दरवाजे तक आया। उधर प्रधान भी पहुंच गया और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने सीधे मेरे बारे में पूछा। मैंने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुलाया। उसने अपना परिचय दिया और बोला खाने का स्वाद लेने आया था। बाहर खड़े लोग अंदर झांकने की कोशिश करने लगे। मैंने उसे अपना हाथ से लिखा मेन्यू दिया, बताया आज 4 खास डिश बनेंगी। जैसे जैसे मैं नाम बताता गया, उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट बढ़ता गया। आखिर में वो मुस्कुराया। आज का दिन खास होने वाला था। मैंने उसे बैठाया और किचन में लग गया। बाहर लोग बेसब्री से इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। दूर खड़े लोग भी महसूस कर रहे थे, सोच रहे थे ऐसा स्वाद पहले क्यों नहीं मिला। प्रधान चुप खड़ा सब देख रहा था। चेहरा उतर चुका था। करीब 1 घंटे बाद खाना तैयार। मेहमान ने पहला कौर लिया और उसका चेहरा बदल गया। फिर बिना रुके तेजी से खाने लगा। उसके साथ आए लोग भी उसी तरह खाने लगे। कुछ ही देर में सब खत्म। उसने संतुष्टि से सांस ली और मेरी तारीफ की। बोला एक डिश ही अपनी कीमत वसूल कर चुकी। फिर उसने पैसे दिए, 2000 खाने के, 1000 टिप। मैंने पैसे लिए और दरवाजे पर खड़े होकर सबके सामने गिनकर रख दिए। इसके बाद वो लोग खुशी खुशी चले गए। जाते समय बोला अगली बार और लोगों को साथ लाएगा। उस दिन के बाद गांव में मेरी चर्चा और बढ़ गई। कुछ जलने लगे, कुछ हैरान, लेकिन सच्चाई साफ थी। अब काम तेजी से बढ़ने लगा। गांव में धीरे धीरे बातें फैलने लगी। कोई कहता एक बार का खाना आधे साल की कमाई के बराबर पड़ा। कोई बोलता शहर वाले पैसे उड़ा रहे थे। कुछ लोग ताने मारने लगे। मैं गांव वालों को छोड़कर शहर वालों से कमाई कर रहा था। प्रधान लियू छुएनफू कई दिन तक घर से बाहर नहीं निकला। जलन और गुस्से में उसका हाल खराब। मैं गांव में अजनबी जैसा हो गया। रास्ते में कोई बात नहीं करता। दुकान पर जाता तो लोग नजरें चुरा लेते। कुछ लोग तो मेरे घर की दीवार पर मिट्टी फेंकने लगे। मैंने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। उधर मेरे दोस्त ने मेरे काम का वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। वीडियो तेजी से वायरल हो गया। कुछ ही समय में बुकिंग के लिए ढेर सारे मैसेज आने लगे। मेरी दावत 2 महीने पहले से फुल बुक होने लगी। अब गांव वालों की बेचैनी बढ़ गई। प्रधान ने नई चाल चली। एक सुबह मैं पुराने कुएं पर पानी भरने गया। बाल्टी डाली लेकिन पानी नहीं निकला। ऊपर खींचा तो बाल्टी मिट्टी से भरी मिली। समझ आ गया ये जानबूझकर किया गया था। गांव में वही एक अच्छा कुआं था और मैं हमेशा उसी का पानी इस्तेमाल करता। मैं बिना कुछ बोले खाली बाल्टी लेकर वापस आ गया। उसी दोपहर मेरे घर के सामने ड्रिल मशीन वाली गाड़ी आकर रुकी। मजदूरों ने वहीं नया कुआं खोदना शुरू कर दिया। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग पूछने लगे कि इसमें कितना खर्च आएगा। तभी प्रधान वहां पहुंच गया और काम रोकने की कोशिश करने लगा। उसने कहा कि ये जमीन पर काम करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मजदूरों ने बताया कि सारे कागज पूरे थे और काम पूरी तरह सही था। प्रधान चुप रह गया। 2 दिन के अंदर मेरे आंगन में नया गहरा कुआं तैयार हो गया। जब उसमें से पानी निकला तो मैंने सबके सामने उसे पिया और कहा कि पानी बेहतरीन था। प्रधान गुस्से में मुझे देखता रह गया। उसकी ये चाल भी नाकाम हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब उसने दूसरी तरफ से दबाव बनाना शुरू किया। मैं हमेशा गांव के एक आदमी से मांस खरीदता था। जब मैं उसके पास गया तो उसने बहाना बना दिया कि मांस खत्म हो गया था। मैंने देखा कि उसके बाड़े में सूअर मौजूद थे, लेकिन उसने कहा कि वो पहले से बुक थे। मुझे तुरंत समझ आ गया कि उसे दबाव में रखा गया था। मैं बिना कुछ कहे वहां से लौट आया। अगले ही दिन एक ठंडी गाड़ी मेरे घर के बाहर आकर रुकी, जिसमें शहर से बढ़िया मांस लाया गया था। मैंने ड्राइवर से बात करके तय कर लिया कि हर हफ्ते सप्लाई होती रहेगी। इसके बाद मेरा काम और तेजी से बढ़ने लगा। अब मेरे यहाँ आने वाले लोग अमीर और बड़े लोग थे। उनकी गाड़ियां भी महंगी होती थीं। काम बढ़ने लगा तो मुझे मदद की जरूरत पड़ने लगी। मैंने अपने घर के बाहर काम के लिए लोगों की जरूरत का नोटिस लगा दिया। शुरू में कोई आने की हिम्मत नहीं कर पाया। सबको डर था कि प्रधान नाराज हो जाएगा, लेकिन कुछ युवा चुपके से मिलने आने लगे। उनमें से एक वांग गोर्डन का रिश्तेदार वांग शियाओ शुआई था। उसने आकर पूछा कि क्या सच में काम मिल सकता था। मैंने हाँ कहा और बताया कि शुरुआत में 3000 महीने मिलेंगे, बाद में काम के हिसाब से बढ़ेंगे। वो तुरंत तैयार हो गया। इसके अलावा एक लड़की ली जुआन भी काम करने आ गई। धीरे धीरे मेरा छोटा सा किचन टीम बन गया। मैंने उन्हें कभी कम नहीं दिया। खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था रखी। दोनों मेहनत से काम करने लगे और इस मौके की कद्र करने लगे। गांव वाले ये सब देखकर जलने लगे, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कह पा रहे थे। उधर प्रधान ये सब देखकर और परेशान हो गया। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग बुलाई। उसने कहा कि मुझे ऐसे बढ़ने नहीं देना चाहिए, नहीं तो गांव में फूट पड़ जाएगी। लोगों ने भी उसका साथ दिया। काफी सोचने के बाद उन्होंने एक नई चाल चली। गांव में सड़क बनाने का काम शुरू होने वाला था। प्रधान ने नक्शा बनाते समय जानबूझकर
मेरे घर तक आने वाला रास्ता छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसने बहाना बनाकर मेरे घर के सामने वाले रास्ते पर मिट्टी, पत्थर और ईंटें डाल दी। अब हाल ये हो गया कि कोई गाड़ी मेरे घर तक नहीं आ सकती थी। लोग कहने लगे कि अब बड़े ग्राहक कैसे आएंगे। प्रधान को लगा कि इस बार उसने सही जगह वार किया था, लेकिन मैं ये सब देखकर भी शांत रहा। मैंने गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराकर फोन उठाया और अपने उस बड़े ग्राहक को कॉल किया। मैंने उसे सारी बात बताई और मदद मांगी। उसने बिना देर किए कहा कि वो इस समस्या को संभाल लेगा। फोन रखने के बाद मुझे पूरा भरोसा हो गया। उधर प्रधान रोज रास्ते के पास बैठकर काम की निगरानी करता रहता था। जब उसने देखा कि कई दिनों तक कोई ग्राहक नहीं आया तो वो और ज्यादा खुश होने लगा। वो मुझे देखकर ताने मारने लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन मैं चुपचाप अपना काम करता रहा। मैंने साफ तय कर लिया था कि झुकना नहीं है। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। बाहर से कोई ग्राहक नहीं आ पा रहा था, लेकिन मैंने घबराने के बजाय दूसरा तरीका सोच लिया। एक दिन मैंने सबको इकट्ठा करके बताया कि अब यहाँ बैठकर खाना नहीं कराया जाएगा, अब से खाना बनाकर बाहर भेजा जाएगा। मैंने अपने पुराने वीडियो निकाले जो मेरे दोस्त ने बनाए थे। उनमें कई लोग पूछ रहे थे कि खाना कैसे मंगाया जाए। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब प्री पैक खाना तैयार करके पार्सल किया जाएगा। मैंने तुरंत एक कंपनी से बात की और पैकिंग का सामान मंगवा लिया। आंगन में ही अलग जगह बनाकर पैकिंग शुरू कर दी। मैं खुद खड़े होकर वांग शियाओशुआई और ली जुआन को सिखाने लगा कि खाना कैसे पैक करना था। हर डिश को ठीक से पैक किया जाता, उस पर नाम और इस्तेमाल का तरीका लिखा जाता। पहली खेप तैयार होते ही मैंने उसकी फोटो लेकर उस बड़े ग्राहक को भेज दी। आधे घंटे में ही जवाब आ गया। उसने तुरंत 20 पैक ऑर्डर कर दिए और कहा कि ये अपने स्टाफ में बांटे जाएंगे। अगले दिन मैंने पार्सल भेज दिया। इसके बाद काम तेजी से बढ़ने लगा। वो ग्राहक अपने दोस्तों को बताने लगा, उसके दोस्त आगे और लोगों को बताने लगे। कुछ ही दिनों में ऑर्डर इतने बढ़ गए कि संभालना मुश्किल हो गया। उधर प्रधान दूर खड़ा ये सब देखता रहता था। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं फिर से खड़ा हो गया। अब मैं पहले से ज्यादा कमाने लगा। ये देखकर उसके मन में फिर लालच आया। उसने सोचा जब मैं ये काम कर सकता था तो वो भी कर सकता था। उसने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और कहा कि वो भी ऐसा ही काम शुरू करेंगे। सबने मिलकर एक रसोइये को बुलाया और उससे खाना बनवाया। लेकिन उनका खाना सिर्फ सस्ता था, स्वाद में कोई खास बात नहीं थी। उन्होंने वही पैकिंग करके बेचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने खरीदा ही नहीं। पूरा दिन निकल गया, एक भी पैक नहीं बिका। सबका मन टूट गया। उसी शाम मैं काम खत्म कर रहा था, तभी दरवाजे पर वांग गोर्डन फिर आया। इस बार उसका अंदाज अलग था। वो अंदर आया, चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोला कि अब यहाँ काम काफी बढ़ गया। मैं चुप रहा। थोड़ी देर बाद उसने असली बात कही। बोला कि अब वो इधर उधर भटक कर समय खराब नहीं करना चाहता, वो भी काम करना चाहता। मैंने उसे देखा और पूछा कि उसे डर नहीं कि प्रधान उससे नाराज होगा। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि उसके पिता की दावत खराब होने के बाद उसका नजरिया बदल गया। अब वो बेकार की बातों में नहीं पड़ेगा। मैंने थोड़ी देर सोचकर उसे काम पर रख लिया। शर्त रखी 1 महीने तक काम देखकर फैसला होगा। अगले दिन से वो काम पर आ गया। वो मेहनती निकला, जो काम दिया जाता बिना बोले करता। धीरे धीरे वो टीम में घुल मिल गया। वांग शियाओशुआई भी उसे देखकर हैरान था, क्योंकि पहले वो आलसी माना जाता था, लेकिन अब उसका रवैया बदल चुका था। उधर जब प्रधान को ये खबर मिली तो वो गुस्से से भर गया। उसे लगा कि अब लोग उसकी बात सुनना छोड़ रहे थे। उसने फिर मीटिंग बुलाई और नए तरीके सोचने लगा, लेकिन इस बार उसके पास कोई पक्का प्लान नहीं था। बस यही कहता रहा कि मुझे किसी भी तरह रोका जाना चाहिए। कुछ दिन बाद गांव में अचानक बड़ी मशीनों की टीम आ गई। लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए। मशीनें, ट्रैक्टर, बड़े वाहन, सब कुछ वहां खड़ा था। प्रधान भी दौड़कर पहुंचा। उसने काम रुकवाने की कोशिश की और पूछा कि ये सब क्या हो रहा था। तब इंजीनियर ने बताया कि यहाँ एक नया पुल बनाया जाएगा। प्रधान चौंक गया। उसने पूछा कि ये किसने करवाया। इंजीनियर ने बताया कि ये सब उसी बड़े ग्राहक के कहने पर हो रहा था। उसने यहाँ की जमीन भी खरीद ली और अब पार्किंग व रास्ता बनाया जाएगा। पुल सीधे मेरे घर के पीछे तक आएगा। ये सुनते ही प्रधान के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ ही दिनों में पुल बनकर तैयार हो गया। अब गाड़ियां सीधे मेरे घर तक पहुंचने लगी। उसी दिन मैंने छोटी सी दावत रखी और अपने काम करने वाले लोगों को खाना खिलाया। वो बड़ा ग्राहक भी आया और अपने कुछ दोस्तों को साथ लाया। उसने सबके सामने कहा कि अब इस काम को और बड़ा किया जाएगा और शहर तक ले जाया जाएगा। ये सुनकर सब खुश हो गए। उधर गांव वाले ये सब देखकर हैरान थे। कुछ लोग जो पहले खिलाफ थे अब चुपचाप आकर काम मांगने लगे। मैंने किसी को तुरंत मना नहीं किया, बस नाम लिखवाकर इंतजार करने को कहा। अब मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता था। उधर प्रधान दूर खड़ा सब देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि मैं लोगों को मना कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका आखिरी सहारा भी टूट गया। वो गुस्से में वहां से चला गया। इसके बाद मेरा काम और तेजी से बढ़ने लगा। टीम भी बड़ी होने लगी। वांग शियाओशुआई अब काम संभालने लगा और बाकी लोगों को समझाने लगा। एक दिन दोपहर में कुछ लोग कैमरा लेकर मेरे घर आए। वो खाने से जुड़े वीडियो बनाते थे
और मेरे काम के बारे में सुनकर पहुंचे थे। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। उन्होंने पूरा काम रिकॉर्ड करना शुरू किया। मैं चुपचाप अपना काम करता रहा और जरूरत पड़ने पर समझाता रहा। कुछ ही दिनों में वो वीडियो इंटरनेट पर फैल गया। अब हालत ये हो गई कि मेरे पास फोन लगातार आने लगे। बुकिंग इतनी बढ़ गई कि संभालना मुश्किल हो गया। गांव वाले ये सब देखकर हैरान रह गए। मेरे घर के बाहर गाड़ियों की लाइन लगने लगी। उधर प्रधान अपने घर में बैठा ये सब सुनता रहता था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसकी पत्नी भी उसे ताने देने लगी कि उसने गलत फैसला लिया। ये बातें सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। एक दिन वो चुपचाप मेरे खेत की तरफ गया जहां मैं सब्जियां उगाता था। चारों तरफ देखने के बाद उसने जेब से कुछ निकाला और फसल पर छिड़कने लगा। तभी पीछे से आवाज आई। वांग शियाओ शुआई और दो लोग वहां पहुंच गए थे। वो पहले से नजर रख रहे थे। उन्होंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। वांग शियाओ शुआई ने पूछा कि वो क्या कर रहा था। वो घबरा गया और बहाने बनाने लगा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसकी हरकत की तस्वीर ले ली गई और चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसा हुआ तो सीधे पुलिस को खबर दी जाएगी। वो चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाने के बाद ये बात पूरे गांव में फैल गई। जो लोग पहले उसके साथ थे अब वो भी दूरी बनाने लगे। उसी रात मैंने वांग शियाओ शुआई को बुलाकर बात की। उसने कहा कि सबूत संभाल कर रखा गया था ताकि जरूरत पड़े तो इस्तेमाल किया जा सके। मैंने कहा कि अभी मामला बढ़ाने की जरूरत नहीं। अगर वो आगे कुछ नहीं करता तो बात यहीं खत्म। वांग शियाओ शुआई को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन उसने मान ली। अगले दिन प्रधान ने ऐलान करवाया कि वो खेत में कीड़े देखने गया था। कोई गलत काम नहीं कर रहा था, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। धीरे धीरे उसकी इज्जत खत्म होने लगी। उधर गांव की सड़क जो उसके कहने पर बनी थी खराब हालत में थी। हल्की बारिश में ही कीचड़ भर जाता था। इसके मुकाबले मेरे घर तक आने वाला रास्ता साफ और मजबूत था। अब गांव वालों को फर्क साफ दिखने लगा। एक दिन कुछ गांव वाले मेरे पास आए। उनमें से एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और बोला कि सड़क की हालत खराब, चलना मुश्किल। उन्होंने कहा कि अगर मैं मदद करूं तो सब मिलकर उसे ठीक कर सकते। मैंने कहा कि मदद कर सकता, लेकिन दो शर्तें रहेंगी। पहली, सड़क का नाम मेरे नाम पर रखा जाएगा। दूसरी, प्रधान सबके सामने अपनी गलती मानेगा। ये सुनकर वो चुप हो गए। फिर बोले कि बाकी लोगों से बात करेंगे। जब ये बात प्रधान तक पहुंची तो वो गुस्से से भर गया। उसने साफ मना कर दिया कि वो कभी अपनी गलती नहीं मानेगा। लेकिन अब गांव वाले उसके खिलाफ होने लगे। उसी रात बैठक हुई। ज्यादातर लोग मेरी शर्तों के पक्ष में थे। कुछ लोग तो उस पर खुलकर गुस्सा निकालने लगे। अब वो अकेला पड़ गया। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। घर पहुंचकर चुप बैठा रहा। उसकी पत्नी ने भी खरी खोटी सुनाई और गुस्से में घर छोड़कर चली गई। अब वो बिल्कुल अकेला रह गया। वो दिन भर घर में बैठा रहता और शराब पीता। धीरे धीरे उसका गुस्सा और बढ़ता गया। एक दिन वो चुपचाप गांव से बाहर गया और कुछ बदमाश लोगों से मिला। उन्हें पैसे देकर मेरे यहाँ गड़बड़ करवाना चाहता था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे पीछे बड़े लोग खड़े हैं तो उन्होंने मना कर दिया। वो निराश होकर लौट आया। रात में वो अकेला बैठकर शराब पीता रहा। जब वो मेरे घर के पास से गुजरा तो देखा अंदर रोशनी और काम चल रहा था। लोग हंसते बोलते काम कर रहे थे। ये देखकर उसके अंदर और जलन बढ़ गई। उसी वक्त उसके दिमाग में खतरनाक ख्याल आया। अगली रात वो पेट्रोल का कैन लेकर चुपचाप मेरे घर के पास पहुंचा। दीवार के पास खड़ा होकर ढक्कन खोलने ही वाला था कि अचानक चारों तरफ रोशनी पड़ गई। मेरे लोग पहले से नजर रख रहे थे। उसे तुरंत पकड़ लिया गया, बांधकर मेरे सामने लाया गया। उसका नशा आधा उतर चुका था। वो घबराकर माफी मांगने लगा, कहने लगा कि अब ऐसा नहीं करेगा। मैंने शांत स्वर में कहा कि पहले भी मौका दिया गया, लेकिन उसने नहीं माना। अब उसे अपने काम का नतीजा भुगतना पड़ेगा। मेरे साथ खड़े लोग गुस्से में थे, कह रहे थे कि सीधे जेल भेजो। मैंने फोन उठाया और पुलिस बुला ली। कुछ ही देर में पुलिस पहुंची और उसे अपने साथ ले गई। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे। सबने ये सब अपनी आंखों से देखा। किसी को अफसोस हुआ, किसी को राहत मिली। इसके बाद गांव में बदलाव शुरू हुआ। प्रधान को उसकी कुर्सी से हटा दिया गया। नया चुनाव हुआ। कई लोगों ने मेरा नाम आगे बढ़ाया, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने एक समझदार बुजुर्ग का नाम सुझाया। धीरे धीरे गांव की हालत सुधरने लगी। उधर मैं अपने काम को और बढ़ाता गया। उस बड़े ग्राहक के साथ मिलकर नया काम शुरू किया। अब सिर्फ खाना बनाना नहीं, बड़े स्तर पर काम होने लगा। मेरी पहचान और बढ़ गई। जिंदगी पूरी तरह बदल गई और वो सड़क जो मेरे नाम पर रखी गई पूरे इलाके में मशहूर हो गई। गांव का नाम भी दूर तक पहुंच गया। लोग कहने लगे कि यहाँ सिर्फ खाना नहीं, इज्जत भी मिलती। और इस तरह एक छोटे से गांव का रसोइया अपनी मेहनत से आगे बढ़ता गया। अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।